हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नोवोकेन। कहानी की शुरुआत होती है नेथन नाम के एक शख्स से, जो सुबह सुबह तैयार होकर अपनी बैंक की नौकरी पर जाने के लिए निकलता है। वो एक असिस्टेंट मैनेजर है। बैंक में जैसे ही हेड मैनेजर सबको मोटिवेट करने वाली स्पीच देने लगता है, नेथन की नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी रहती हैं, जो है शेरी, जो वहाँ पर इंटर्न है। उसके चेहरे के हाव भाव से हम साफ समझ पाते हैं कि नेथन शेरी को पसंद करता है। कुछ देर बाद नेथन के ऑफिस में एक कस्टमर अर्ल आता है। उसकी पत्नी का हाल ही में निधन हुआ है और वो बैंक की किस्त समय पर नहीं चुका पाया। इसीलिए नेथन उससे सहानुभूति जताते हुए कहता है कि वो उसे कुछ और समय दे देगा। जिसके बाद नेथन कहता है कि 50 साल बाद किसी को खोना कितना मुश्किल होता होगा। जिस पर अर्ल जवाब देता है, वक्त से फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने उसे पहले दिन भी खोया होता तब भी उतना ही दुख होता। थोड़ी देर बाद नेथन खुद के लिए कॉफी बना रहा होता है कि अचानक शेरी पीछे से उसको आवाज देती है। नेथन चौंक जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है। शेरी घबरा जाती है और माफी मांगती है, लेकिन नेथन मुस्कुरा कर कहता है मैं ठीक हूँ, जबकि उसकी हथेली जलकर लाल हो चुकी होती है। बाद में जब वो अपने जले हुए हाथ पर दवा लगा रहा होता है, शेरी परेशान होकर उसके पास आती है। उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नेथन उसे शांत करता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इस पर शेरी उसे अपनी गलती सुधारने के लिए लंच पर चलने का न्योता देती है। पहले नेथन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। लंच के दौरान शेरी उसे केक का एक टुकड़ा चखने को कहती है। नेथन मना कर देता है और बताता है कि वो कुछ सख्त चीजें नहीं खा सकता है। शेरी हैरान होकर पूछती है पर क्यों, जिस पर नेथन थोड़ी देर चुप रहता है। फिर वो बताता है कि उसको एक अजीब बीमारी है, उसे दर्द महसूस नहीं होता। अगर गलती से उसने अपनी जीभ काट ली तो उसको पता ही नहीं चलेगा और हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए उसकी डाइट में सिर्फ लिक्विड चीजें होती हैं। शेरी हैरानी से कहती है कि ये तो सुपर पावर जैसी चीज है, लेकिन नेथन उसको समझता है कि ऐसा होना एक खतरा है। ऐसे लोग ज्यादा नहीं जीते हैं क्योंकि उन्हें चोट लगती है, लेकिन बिना दर्द महसूस किए इलाज नहीं हो पाता और अचानक जान भी जा सकती है। आज जब कॉफी मेरे हाथ पर गिरी, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अब इतना सब कुछ जानने के बाद शेरी उसको थोड़ा सा केक खिला देती है और कहती है कि इतना डर डर कर जीने का क्या फायदा। और उस दिन पहली बार नेथन केक खाता है, जो उसको सच में बहुत अच्छा लगता है। जहाँ काम पर लौटने से ठीक पहले शेरी ने नेथन को रात में दोबारा मिलने का न्योता दिया, लेकिन उस वक्त नेथन अपने एक ऑनलाइन दोस्त के साथ कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उसने थोड़े हिचक के साथ जवाब दिया, नहीं यार, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना दिलचस्प इंसान नहीं हूँ, वो बोर हो जाएगी मुझसे। इस पर उसका ऑनलाइन दोस्त हंसते हुए बोलता है, तू फालतू में डर रहा है, जा मिला उस लड़की से, कब से तो उसी लड़की के बारे में बातें कर रहा है। आखिरकार नेथन हिम्मत जुटाता है और वहाँ पर चला जाता है। वहाँ बार में शेरी से बातें करते वक्त अचानक एक अनजान शख्स नेथन को आवाज देता है। वो कहता है, ओ नोवाकेन। ये उसका कोई पुराना स्कूल का दोस्त था। वो पास आता है और नेथन से कहता है, तू अभी तक जिंदा है, मैंने तो सोचा था कि तू कब का मर गया होगा। उसकी बातें सुनकर शेरी हैरान रह जाती है। उसके जाते ही नेथन ने धीरे से बताया कि स्कूल में जब सबको उसकी बीमारी का पता चला था तो बच्चे उसको मारते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको दर्द नहीं होता था, और वो आदमी उन्हीं में से एक था। तभी अचानक नेथन की घड़ी में अलार्म बजता है। शेरी पूछती है कि ये किस चीज का अलार्म था, जिस पर नेथन बताता है कि ये उसे वॉशरूम जाने की याद दिलाता है, क्योंकि अगर उसका ब्लैडर भर भी जाए तब भी उसको दर्द महसूस नहीं होता है और उसके फटने का भी रिस्क रहता है। कुछ देर बाद जब नेथन वापस लौटता है तो वो देखता है कि शेरी उसी आदमी के साथ हंस रही थी। ये देखकर उसका मन काफी उदास हो जाता है, लेकिन शेरी बात संभालते हुए कहती है, अरे छोड़ो पुरानी बातें, चलो एक एक शॉट मारते हैं। नेथन जैसे ही ड्रिंक पीता है उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है, लेकिन वो आदमी पागलों की तरह खांसने लगता है। दरअसल वो कोई शराब नहीं बल्कि शेरी का बदला था। ग्लास में तीखी मिर्च की सॉस मिली हुई थी। इस मजेदार पल के बाद दोनों नेथन के घर चले जाते हैं। वहाँ शेरी ने उसकी बाजू पर टैटू देखा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके पूरे शरीर पर टैटू थे और सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये सारे टैटू नेथन ने खुद बनाए थे। उस रात दोनों के बीच एक नई नजदीकी आ जाती है। अगली सुबह जब नेथन उठता है तो उसके चेहरे पर अलग ही रौनक थी। शेरी की यादों में डूबा हुआ उसने पहली बार अपने खाने को चबा कर खाया। फिर जैसे ही वो बैंक पहुंचा, वो शेरी से मिलने गया। तभी माहौल अचानक बदल गया। 3 आदमी एक यूनिफॉर्म पहनकर बैंक के अंदर घुस आए। पहले तो सबको लगा कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन तभी उन्होंने बंदूक निकाली और हवा में फायर कर दी। अब सब डरकर जमीन पर लेट गए। उन लुटेरों का लीडर आगे बढ़ा और बैंक मैनेजर को घसीटते हुए बोला, तिजोरी खोलो। लेकिन मैनेजर ने साफ कह दिया था कि अलार्म बजा दिया गया है, 3 मिनट में पुलिस यहाँ पर पहुंच जाएगी।
बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। इस जवाब से वो चोर भड़क जाता है। वो मैनेजर को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। पिटाई के दौरान उसकी नकली दाढ़ी उतर जाती है और अब मैनेजर ने उसका चेहरा देख लिया था। पहचान उजागर होने के डर से उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी और मैनेजर की जान ले ली। फिर उसने नेथन को घसीटा और तिजोरी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। नेथन के सामने अभी भी उसके बॉस की लाश पड़ी थी। वो स्तब्ध था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द या डर का कोई भाव नहीं था, जैसे सब कुछ सुन्न हो गया हो। चोर ने उसके पेट में कई मुक्के मारे, लेकिन जैसा कि हमेशा होता था, नेथन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये सब देखकर शेरी सह नहीं पाई और नेथन को बचाने के लिए सामने आ गई, लेकिन उनके लीडर ने तुरंत शेरी को पकड़ लिया और उसके सर पर बंदूक तान दी। शेरी को इस हालात में देखकर नेथन टूट गया और आखिरकार उसने तिजोरी का कोड बता दिया। कोड मिलते ही लुटेरों ने बंदूक के बट से नेथन के सर पर वार किया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर चारों ने कैश बैग्स में भरना शुरू किया, लेकिन तभी एक मोड़ आया। पुलिस समय से पहले पहुंच चुकी थी। घबराहट में लुटेरे शेरी को बंधक बनाकर बाहर की ओर भागे। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर किसी ने कुछ किया तो वो लड़की की जान ले लेंगे, और जैसे ही मौका मिला उन्होंने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में नेथन को होश आ गया और जैसे ही उसे याद आया कि शेरी अब भी खतरे में है, वो बुरी तरह घबरा गया। बिना एक पल गवाए वो भागता हुआ बैंक से बाहर निकला। वहां पर उसे एक पुलिस ऑफिसर जमीन पर पड़ा मिला, जो बुरी तरह से घायल था। नेथन ने तुरंत अपनी बेल्ट उतारी और पुलिस वाले के पैर पर कसकर बांध दी ताकि खून बहना बंद हो जाए। फिर उसने वहां पर पड़ी ऑफिसर की बंदूक उठाई और उसी की पुलिस वाली गाड़ी लेकर चोरों के पीछे निकल गया। चोरों ने जब देखा कि कोई पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा है तो उन्होंने नेथन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने शुरू कर दी, लेकिन नेथन डरा नहीं। वो गाड़ी चलाते हुए सीधा उनका पीछा करता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद चोरों ने उसको चकमा देने की कोशिश की। उनकी दोनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में मुड़ गई। नेथन ने जल्दी से अनुमान लगाया और एक गाड़ी के पीछे लग गया। पीछा करते हुए वो एक संकरी गली में पहुंचा, जहां चोर बेन उसको दिखाई दिया। नेथन ने बंदूक तानते हुए बेन से पूछा कि शेरी कहां पर है। देखो, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस लड़की चाहिए, बता दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बेन ने सोचा कि ये बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है, इसे बंदूक चलानी कहाँ आती होगी, इसीलिए मौका देखकर उसने नेथन के ऊपर हमला कर दिया। अब धक्का मुक्की के बीच नेथन की बंदूक पास के एक रेस्टोरेंट के किचन में जा गिरी। बेन तुरंत उस बंदूक की तरफ भागा, लेकिन नेथन भी पीछे नहीं हटा। बेन ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन नेथन बार बार झुकता रहा और बचता रहा। फिर उसने गर्म तवे से वार करा, जिससे बंदूक सीधा खौलते तेल में जा गिरी। लड़ाई काफी भयंकर थी। बेन ने नेथन को बुरी तरह पीटा, लेकिन हर बार नेथन फिर से खड़ा हो गया। आखिर में जैसे ही बेन उसको मारने वाला था, नेथन ने उबलते हुए तेल से बंदूक निकाली और बेन का सर उड़ा दिया। ये सब करके वो अंदर से कांप उठा। इंसान मारना आसान नहीं होता, लेकिन अभी रुकने का वक्त नहीं था। शेरी को बचाना उसकी पहली प्राथमिकता थी। उसने बेन का मोबाइल अपने पास रख लिया और उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो खींच ली। फिर बेन की गाड़ी में बैठकर वो तेजी से वहां से निकल गया। चलते चलते उसने अपने ऑनलाइन गेमिंग दोस्त रॉस्को को टैटू की फोटो भेजी और कहा, भाई प्लीज पता लगा कि ये टैटू कहां पर बनवाया गया है। जहां रॉस्को ने पहले थोड़ी हिचक दिखाई, वो बोला, हम तो सिर्फ गेम में दोस्त हैं, कभी मिले भी नहीं है असलियत में। लेकिन नेथन की विनती सुनकर आखिरकार वो मान गया। उधर पुलिस को अब शक होने लगा था कि शायद नेथन भी इस डकैती में शामिल है, क्योंकि वो घटना के बाद से गायब है। इसी बीच नेथन पहुंचा अर्ल के हार्डवेयर शॉप पर। अर्ल ने उसकी हालत देखी तो वो डर गया और बोला कि मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, लेकिन नेथन ने उसको रोका। उसने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। उसने दुकान से एक कटर उठाया और बड़ी बेरहमी से अपनी बाजू में पड़ी गोली का टुकड़ा निकाल दिया। अर्ल सन्न रह गया कि ये बंदा इंसान है भी या फिर नहीं। जिसके बाद नेथन ने उस कट पर फेविक्विक लगाकर उसको बंद कर दिया और बेन के चोरी किए पैसों से एक गड्डी निकालकर अर्ल को दे दी ताकि वो अपना लोन चुका सके। जैसे वो बाहर निकला, उसे रॉस्को का मैसेज आया। उसने कहा, टैटू पार्लर का पता मिल गया है। वो बिना देरी किए उस जगह की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर पुलिस को बेन की लाश मिल चुकी थी। रेस्टोरेंट का शेफ भी नेथन को पहचान गया था और उसने पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी। अब पुलिस को लगने लगा था कि नेथन कोई मासूम नहीं है, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा कोई मास्टरमाइंड है। इंस्पेक्टर ने सोचा कि एक बार फोन ट्राई करते, और जैसे उसने कॉल मिलाया, दूसरी ओर से नेथन ने फोन उठा लिया। पुलिस वाले ये देखकर चौंक गए कि अगर नेथन सच में कोई क्रिमिनल है तो उसने अब तक अपना फोन ऑन क्यों छोड़ा है। कोई भी अपराधी ऐसा नहीं करता है। उधर नेथन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस शेरी को बचाना चाहता हूँ। वो लड़की जिसने मेरी बेमकसद सी जिंदगी में पहली बार कोई मायने जोड़े, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन नेथन,
ये नहीं जानता था कि कॉल के दौरान पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर बाकी बचे दो चोर अपने ठिकाने पर खड़े होकर हैरान थे कि बेन अब तक वापस क्यों नहीं आया। आंद्रे, जो कि बेन का भाई था, बेचैनी में बार बार सोच रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, लेकिन साइमन पूरी तरह निश्चिंत था। वो कहता है कि बेन कभी भी आ जाएगा। तभी शेरी चिढ़कर बोलती है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? और यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है। शेरी शुरुआत से इन चोरों के साथ मिली हुई थी, लेकिन अब वो परेशान थी क्योंकि साइमन ने वादा किया था कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि रॉबरी के दौरान उसने बैंक के हेड मैनेजर को मार डाला। शेरी की बातों पर साइमन चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब तेरे कारण हुआ है। तू अगर उस असिस्टेंट मैनेजर से तिजोरी का कोड निकाल लेती तो किसी को भी मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर साफ हो जाता है कि शेरी नेथन के करीब सिर्फ एक मिशन के तहत गई थी, बैंक का कोड निकलवाने के लिए। इधर नेथन टैटू पार्लर पहुंच चुका था। दुकान का मालिक एक भारी भरकम रेसलर जैसी कदकाठी वाला आदमी था। नेथन ने उससे कहा कि वो उसकी छाती पर वैसा ही टैटू बनाए जैसा बेन के हाथ पर था। शुरुआत में तो बात ठीक चली, लेकिन जैसे जैसे नेथन ने बातचीत की, टैटू आर्टिस्ट को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने समझ लिया कि नेथन झूठ बोल रहा है कि बेन उसका दोस्त है, जिसके बाद उसने धीरे से एक चाकू उठा लिया। पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नेथन पहले उस पर बंदूक ताने खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसकी पत्नी ने पीछे से आकर सरिये से नेथन की बंदूक पर वार किया और बंदूक दूर जा गिरी। अब आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। टैटू आर्टिस्ट का शरीर किसी दीवार जैसा था, जिस पर नेथन के घूंसों और लातों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन नेथन ने अब अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, अपनी सुपर पावर। उसे दर्द नहीं होता था। उसने शीशे के टुकड़े अपनी मुट्ठी में दबा लिए और सीधा हमला किया उस आदमी की आंखों पर, जिसके बाद उसने उसे पकड़कर धमकाना शुरू किया। अगर उसने सब कुछ सच नहीं बताया तो अगला वार जानलेवा होगा। डर के मारे उसने फौरन बेन का पूरा नाम बता दिया। अब नाम मिल गया था, लेकिन उसे बेन का घर भी चाहिए था। कुछ ही देर में जुगाड़ लगाकर नेथन ने उसका पता निकाल लिया और कहीं भूल न जाए, इसलिए उसने उस एड्रेस का टैटू खुद अपनी हथेली पर बना लिया। उधर साइमन कहता है कि मुझे बेन के घर जाना है। पता नहीं, पर मेरा मन घबरा रहा है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस वक्त नेथन उसी घर के अंदर दाखिल हो चुका था। नेथन ने वहाँ पर झटपट तलाशी शुरू कर दी थी। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो शेरी तक पहुँचा सके, लेकिन घर में एक के बाद एक घातक ट्रैप्स लगे थे। एक जगह तो सीधा तीर नेथन के कंधे के आर पार हो गया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। जिसके बाद जैसे ही उसको एक कार रिपेयर शॉप की यूनिफॉर्म मिली, उसे समझ आ गया कि बेन वहीं पर काम करता था। वो वहां जाने को तैयार था, लेकिन तभी उसका पैर एक फंदे में फंस गया और वो छत से उल्टा लटक गया। अब उसके पास वक्त नहीं था। उसने फौरन रॉस्को को कॉल किया और मदद मांगी। रॉस्को ने पहले मना कर दिया। वो बोला, मैं तो बस तेरा ऑनलाइन गेमिंग फ्रेंड हूँ यार। लेकिन नेथन ने कहा, तेरे लिए मैं बस एक गेमिंग दोस्त हो सकता हूँ, पर मेरे लिए तू इकलौता दोस्त है। मेरी पूरी जिंदगी में कोई नहीं रहा, सिर्फ तू है मेरे दोस्त। नेथन की इमोशनल बातों ने आखिरकार असर दिखाया। रॉस्को का दिल पिघल गया और वो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। उधर बेन का भाई आंद्रे घर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो वहां पर कोई पहले से मौजूद हो। जल्द ही उसकी नजर हॉल में उल्टा लटके हुए नेथन पर पड़ी। नेथन ने तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी। भैया छोड़ दो मुझे, मैं तो गलती से गलत घर में आ गया हूँ, छोटा मोटा चोर हूँ बस। लेकिन आंद्रे कोई आम आदमी नहीं था। उसने नेथन की हथेली पर खुद का एड्रेस पढ़ लिया था। वो सारी सच्चाई समझ चुका था कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। उसी वक्त साइमन का कॉल आता है, जिसने आंद्रे को बताया कि सूट पहने एक अनजान आदमी ने बेन को बेरहमी से मार डाला है। अब आंद्रे को सब समझ आ गया था कि उसके भाई का कातिल उसके सामने उल्टा लटका हुआ है, लेकिन वो सीधा मारने के मूड में नहीं था। वो पहले उसको तड़पाना चाहता था। नेथन को अब दर्द का नाटक करना पड़ता है। भैया छोड़ दो, दर्द हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं होता। अब जैसे ही आंद्रे वार करने वाला होता है, ठीक उसी वक्त रॉस्को पीछे से आ जाता है, जिसके एक जोरदार वार से वो बेहोश हो जाता है। जिस रॉस्को ने फोन पर बताया था कि वो 6 फुट 4 इंच लंबा है, लंबे बालों वाला और गठीला आदमी है, वो अब सामने खड़ा था, एक मोटा, ठिगना और टकला इंसान। नेथन को उसको देखकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन अब वक्त बर्बाद करने का नहीं था। दोनों निकलने की कोशिश करने ही वाले थे कि आंद्रे को होश आ जाता है और एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। आंद्रे का गुस्सा और ताकत दोनों ही भारी पड़ रहे थे, लेकिन नेथन ने आखिरी दांव खेला। अपने पैर में धसे तीर को निकालकर सीधा आंद्रे के सिर में घुसेड़ दिया। लड़ाई खत्म हो गई। रॉस्को ने नेथन की पट्टी की और उससे कहा कि अब समय है पुलिस के सामने सरेंडर करने का।
लेकिन नेथन ने साफ इनकार कर दिया। नेथन कहता है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया वो मुझको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे पूछताछ करने के लिए, और इस बीच अगर शेरी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उधर पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करके घर के बाहर पहुंच चुकी थी और तभी उन्होंने देखा कि नेथन स्कूटर पर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने झटपट उसको पकड़ लिया, लेकिन पास जाकर देखा तो सब चौंक गए क्योंकि वो नेथन नहीं था बल्कि रॉस्को था, जिसने नेथन के कपड़े पहन रखे थे। पुलिस ने पकड़ा तो रॉस्को तुरंत चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, जरूरत पड़ेगी तो मैं गवाही दे दूंगा। इधर असली नेथन अब गैराज के बाहर पहुंच चुका था, जहां अंदर साइमन और शेरी निकलने की तैयारी में थे। लेकिन अब शेरी का मन बदल चुका था। उसने साफ कहा, सिर्फ चोरी तक ठीक था, लेकिन अब तुम साइको बन चुके हो, मजे के लिए लोगों की जान ले रहे हो और मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती। तभी नेथन हाथ में बंदूक लेकर साइमन की तरफ बढ़ता है। वो कहता है, शेरी को छोड़ दो। साइमन ने उसको पहचान लिया। वो कहता है, अरे तू वही बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है ना, तब से हमारा पीछा कर रहा है। किसके लिए? इसके लिए, ये लड़की मेरी बहन है, शुरुआत से तुझे उल्लू बना रही है। शेरी पीछे से बोलती है, हाँ शुरुआत में सब प्लानिंग थी, लेकिन जो पल हमने साथ बिताए वो मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन ये सुनकर नेथन अंदर से टूट जाता है। उसका भरोसा, उसकी भावनाएं सब एक पल में बिखर जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर साइमन नेथन से बंदूक छीन लेता है और उसको पीट पीट कर बेहोश कर देता है। फिर उसे घसीटकर एक कार के नीचे ले जाता है। अब वो कार को ऊपर से गिराकर नेथन को कुचलने ही वाला था कि तभी शेरी बीच में आ जाती है। वो रोते हुए बोलती है, भाई तुम चले जाओ, पैसे भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसको जिंदा छोड़ दो। लेकिन साइमन नहीं मानता है। उसने अपनी बंदूक शेरी के सिर पर तान दी थी, लेकिन तभी पीछे से पुलिस गोली चला देती है और साइमन वहीं पर ढेर हो जाता है। शेरी को हथकड़ी लगाई जाती है। पुलिस नेथन को स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में ले जाती है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही नेथन को ले जाया जा रहा था, अचानक साइमन को फिर से होश आ जाता है, जो पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देता है। साइमन अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसके सामने जो भी आता उसको भेरे में से मौत के घाट उतार देता। यहाँ तक कि एम्बुलेंस छीनने के लिए उसने ड्राइवर की भी जान ले ली, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसी एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर नेथन भी मौजूद है। उधर शेरी नेथन को बचाने के लिए पुलिस कार की चाबी लेने वापस अंदर जाती है, जहाँ पर उसे डिटेक्टिव मिन्सी ने रोक लिया और बंदूक तानते हुए कहा कि अब वो भी साथ चलेगी। वहाँ पीछे सीट पर रॉस्को भी बैठा हुआ था। शेरी ने बताया कि वो जानती है कि साइमन कहाँ पर होगा। इस बीच एम्बुलेंस चला रहा साइमन पेट में गोली लगने की वजह से बुरी तरह करा रहा था। उसकी तकलीफ सुनकर नेथन को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका हाथ अभी भी स्ट्रेचर से हथकड़ी में बंधा हुआ था, लेकिन जैसे गाड़ी एक तेज मोड़ पर मुड़ी, नेथन नीचे गिर पड़ा और साइमन को उसके वहां होने का एहसास हो गया। अब साइमन की नजर में एक ही टारगेट था, नेथन को खत्म करना। उधर नेथन ने भी मौका देखकर स्ट्रेचर के पास रखे फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से अपने अंगूठे की हड्डी को डिसलोकेट कर लिया और खुद को हथकड़ी से आजाद कर लिया। साइमन ने उस पर गोलियां चलाई, लेकिन तब तक नेथन अपनी जगह से हट चुका था। साइमन की बंदूक भी गाड़ी हिलने से उसके हाथ से छूट गई थी, जिसको नेथन फुर्ती से उठा लेता है। मगर साइमन को इसका कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि नेथन जैसे भले इंसान से गोली नहीं चलेगी। उधर शेरी बताती है कि उसके भागने का प्लान एक नाव के जरिए था। साइमन वहीं पर होगा। एम्बुलेंस में नेथन को एक डिफिब्रिलेटर मिलता है, यानी कि शॉक देने की मशीन। उसने करंट खुद पर लगाकर साइमन को झटका देने की तरकीब निकाली। अब जैसे उसने मशीन ऑन की और करंट के झटके के साथ साइमन को छुआ, वो गाड़ी का कंट्रोल खो बैठा और एम्बुलेंस पलट गई। अब बाहर निकलते ही साइमन ने नेथन पर हमला बोल दिया और उसको बेरहमी से पीटने लगा। इसी बीच शेरी पुलिस कार लेकर मौके पर पहुंच गई। मिन्सी, जो खुद घायल थी, उसने शेरी को अपनी बंदूक दी और कहा, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, लेकिन अब उसको छोड़ना मत। इसके बाद शेरी ने रॉस्को को मिन्सी को अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा। उधर साइमन नेथन को बुरी तरह पीट चुका था। भले ही नेथन को दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन उसके शरीर की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। जैसे ही साइमन उस पर आखिरी वार करने वाला होता है, शेरी पीछे से उसकी छाती में गोली दाग देती है, लेकिन साइमन फिर भी हार नहीं मानता है। वो शेरी के ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी बहन को मारने लगता है, लेकिन अब नेथन से रहा नहीं जाता। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ एम्बुलेंस के मेडिकल बैग तक पहुंचता है, जहां वो खुद को एड्रेनलिन का इंजेक्शन देता है। अब साइमन शेरी को जान से मारने वाला था कि तभी नेथन पीछे से आकर उसको मार डालता है। थका हारा लहूलुहान नेथन अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे शेरी की बाहों में बेहोश हो रहा था। इन आखिरी पलों में भी उसने अपना प्यार जताया, जबकि शेरी लगातार अपने किए की माफी मांगती रही। यहाँ आगे हम देखते हैं कि कुछ वक्त के बाद नेथन को होश आता है। वो अस्पताल के एक कमरे में होता है।
रॉस्को उसको मुस्कुराते हुए बताता है कि तुझे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, 3rd डिग्री बर्न्स, टूटी हड्डियां सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि तू पूरी तरह ठीक है, तुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। इसी दौरान डिटेक्टिव विंसी भी वहां पर पहुंच जाती है। नेथन को जिंदा देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक उठती है। वो बताती है कि नेथन को एक पुलिस अफसर की जान बचाने और केस में मदद करने की वजह से सिर्फ 6 महीने की हाउस अरेस्ट की सजा हुई है, जो वो अस्पताल में आराम करते हुए काट लेगा। शेरी को भी सिर्फ 1 साल की जेल हुई है, जिसके बाद एंड में हम नेथन को जेल में शेरी का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। मतलब अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और शेरी के साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसके साथ ये रोमांचक स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।